हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे इंडियन बाइक मॉडल्स को उन्हीं की इंटरनेशनल मॉडल से। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा मतलब ये है कि आज की इस वीडियो में मैं आपको वैसी बाइक्स के बारे में बताऊंगा जो कि इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल होती है, इंडियन मार्केट में भी सेल होती है। लेकिन लगभग इन दोनों ही बाइक्स में आपको इंजन तो सेम देखने को मिलता है, लेकिन हार्डवेयर कंपोनेंट्स और फीचर्स में काफी डिफरेंसेस मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप R15 V3 को ले सकते हैं। R15 V3 जो इन दोनों ही मार्केट्स में सेल होती है, इंजन तो वही आपको मिलता है, लेकिन हार्डवेयर कंपोनेंट्स आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। वैसे दोस्तों और भी हम लोग कई सारी बाइक्स के बारे में इस लिस्ट में बात करेंगे, तो अगर आपको सभी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और मैं दोस्तों अगर आपको कोई दूसरी बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानी है और ये जाननी है कि सबसे पहले कौन सी न्यू बाइक मार्केट में लॉन्च हो रही है, तो आप उसके लिए मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले अपडेट्स आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर बाइक है उससे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर बाइक है प्रीमियम नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक है। इस बाइक का नाम है यामाहा MT-15। तो दोस्तों यामाहा MT-15 पे बात करने से पहले यामाहा के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि यामाहा एक जापानीज बाइक मैन्युफैक्चर कंपनी है और वहीं यामाहा अपनी बिजनेस को बहुत सारी कंट्रीज में ऑपरेट करती है। इंडिया तो यामाहा के लिए बहुत बड़ा मार्केट है ये, और वहीं यामाहा की जो बाइक्स है थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज में भी काफी अच्छी सेल होती है। तो यहाँ पे जो इंडियन स्पेक MT-15 है उसको हम लोग कंपेयर करेंगे अभी इंडोनेशिया में जो MT-15 सेल होती है उससे। तो इन दोनों ही जो बाइक्स है, जो इंटरनेशनल स्पेक और इंडियन स्पेक, इन दोनों ही की जो इमेज है वो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे अभी डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो दोस्तों जो सबसे पहले डिफरेंस आपको यहाँ पे नोटिस में देखने को मिलेगी वो ये है कि इनका सस्पेंशन सेटअप यहाँ पे बिल्कुल अलग है। फ्रंट सस्पेंशन की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि आपको अपनी अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो यामाहा MT-15 है व्हाइट वाली वो इंटरनेशनल स्पेक है, और वहीं यहाँ पे जो ब्लू वाली है इंडियन स्पेक है। तो यामाहा MT-15 व्हाइट वाली में आपको दिख रहा होगा इसमें UHD फोक्स दिया हुआ, और वहीं यामाहा MT-15 जो इंडिया में सेल होती है इसमें हम लोगों को टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिलता है। तो दोस्तों यामाहा को यहाँ पर भी UHD फोक्स को जरूर देना चाहिए, क्योंकि UHD फोक्स के बारे में जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि UHD फोक्स से हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी काफी अच्छी हो जाती है। और वही दोस्तों UHD फोक्स वाली बाइक्स में आपको हैंडलिंग में भी काफी अच्छा फीडबैक देखने को मिलता है। और साथ ही में हम लोगों ने कलर के बारे में बात की है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि व्हाइट वाली जो है वो इंटरनेशनल स्पेक है। तो इंडिया में हम लोग को व्हाइट कलर में कोई MT-15 की ऑप्शन नहीं मिलती है, जो है वो ब्लू में मिलती है या फिर ब्लैक में मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताई जो कि यहाँ पे सस्पेंशन सेटअप में थी, और वहीं यहाँ पे जो दूसरी डिफरेंस है वो इनका स्विंग आर्म में है। तो दोस्तों यामाहा MT-15 की जो इंडोनेशियन मॉडल है उसमें आपको एल्यूमिनियम स्विंग आर्म देखने को मिलता है, और वहीं इंडिया में जो MT-15 सेल होती है इसमें हम लोगों को बॉक्स टाइप स्विंग आर्म देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी यामाहा इंडिया ने कॉस्ट कटिंग की है, स्विंग आर्म के साथ भी कॉस्ट कटिंग की गई है, और सस्पेंशन सेटअप के साथ भी कॉस्ट कटिंग की ही गई है। तो यामाहा इंडिया को हम लोगों को भी एल्यूमिनियम स्विंग आर्म देना चाहिए था। तो दोस्तों यहाँ पे लगभग मैंने आपको दो डिफरेंसेस मेजर बता दिए, जो कि एक सस्पेंशन सेटअप की थी और स्विंग आर्म की थी। और यहाँ पे जो तीसरी सबसे बड़ी यहाँ पे आपको जो डिफरेंस देखने को मिलेगी वो इनका ABS सिस्टम में मिलेगा। यहाँ पे यामाहा इंडिया ने डिसअपॉइंट कर दिया है हम लोगों को यामाहा MT-15 इंडियन मॉडल के साथ। यामाहा MT-15 इंटरनेशनल स्पेक में डुअल चैनल ABS मिलता है, और वहीं इंडियन स्पेक में सिंगल चैनल ABS मिलता है। तो ये तो बहुत गलत बात है, इंडिया में भी सिंगल चैनल ABS जरूर देना चाहिए। और वहीं अगर आप फ्रंट टायर सेक्शन को देखोगे तो दोस्तों जो MT-15 इंडिया में सेल होती है उसमें आपको फ्रंट में 100 सेक्शन की टायर मिलती है, लेकिन वहीं जो इंटरनेशनल मार्केट में सेल होती है उसमें आपको 110 सेक्शन की टायर देखने को मिलती है। तो दोस्तों यही कुछ डिफरेंस है जो कि आपको यामाहा MT-15 इंडियन मॉडल में देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू इट्स इंटरनेशनल मॉडल। तो लगभग सब डिफरेंसेस पे उतना ज्यादा आप लोगों को फोकस नहीं किया होगा, लेकिन जो सिंगल चैनल ABS हम लोग को मिलता है वो यहाँ पे कंपनी को हटा के डुअल चैनल ABS को जरूर ऐड करना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पर हम लोगों ने बात की यामाहा MT-15 के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे बाइक है अगेन यामाहा की बाइक आ गई है, और आप ये बाइक को यामाहा MT-15 की फेयरिंग सिबलिंग बोल सकते हो। इस बाइक का नाम है यामाहा R15 V3। अब यहाँ पे मैंने सिबलिंग इसलिए बोला क्योंकि यामाहा MT-15 में जो आपको इंजन मिलता है वही सेम इंजन आपको R15 V3 में भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों R15 V3 भी इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसी मार्केट में आपको सेल में देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर भी हम लोग इंडोनेशियन मॉडल को इंडियन मॉडल से कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों जो सबसे पहला चीज आप लोग नोटिस करेंगे वो यहाँ पर MT-15 ही जैसा नोटिस करेंगे कि जो फ्रंट सस्पेंशन है इन दोनों ही बाइक्स का, इनमें आपको मेजर चेंज देखने को मिलेगा। जो इंडियन मॉडल है उसमें हम लोग को टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिलता है MT-15 जैसा। तो दोस्तों एक पल के लिए हम लोगों ने मान भी लिया कि MT-15 में कंपनी ने टेलीस्कोपिक फोक्स लगा के दिया है तो अच्छे से काम चल जाएगा, लेकिन UHD फोक्स जरूर R15 V3 में कंपनी को देना चाहिए था इंडियन मॉडल के साथ भी, क्योंकि R15 V3 की टॉप स्पीड काफी है। तो उसको और अच्छी तरीके से बेटर स्टेबलाइज करने के लिए UHD फोक्स को कंपनी को जरूर ऐड करना चाहिए था इंडियन मॉडल के साथ भी। तो यहाँ पर भी फिर यामाहा इंडिया ने कॉस्ट कटिंग की है R15 V3 के साथ। तो दोस्तों ये फर्स्ट डिफरेंस थी इन दोनों ही मॉडल्स में, लेकिन वहीं जो सेकंड डिफरेंस है ये हम लोगों की ज़्यादा बेनिफिट में है, क्योंकि R15 V3 जो इंडियन मॉडल है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा देखने को हम लोगों को मिलती है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसा आप लोग जानते हैं कि इंडियन रोड्स की जो स्पीड ब्रेकर्स है उनकी जो हाइट है वो कभी कभी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं इंडिया में वो लोग अपनी बाइक्स कार की ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा बढ़ा के देते हैं। तो R15 V3 जो इंडियन मॉडल है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm, और वहीं जो इंटरनेशनल मॉडल है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 155 mm।
और वहीं दोस्तों यहाँ पर जो थर्ड आपको डिफरेंस देखने को मिलेगी इन दोनों ही मॉडल्स में वो ये है कि R15V3 जो इंडिया में सेल होती है उसमें आपको अलग कलर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू इट्स इंटरनेशनल मॉडल। तो R15V3 इंडियन मॉडल में आपको थंडर ग्रे, रेसिंग ब्लू, रेड या फिर डार्क ये सब कलर्स देखने को मिलती है। और वहीं जो इंटरनेशनल मॉडल है उसमें आपको मैट ब्लैक, मैट रेड ये सब कलर ज्यादा देखने को मिलती है। तो दोस्तों अभी तक से मैंने आपको 3 डिफरेंसेस बताए जो कि थी सस्पेंशन सेटअप में, ग्राउंड क्लियरेंस में और कलर ऑप्शंस में। चौथी जो यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगी वो इंटरनेशनल मार्केट्स वाले कस्टमर्स के लिए बेनिफिट, क्योंकि जो इंडियन मॉडल है R15V3 की उसमें जो रियर डिस्क है वो हम लोग को 220 mm की देखने को मिलती है। और वहीं इंटरनेशनल मार्केट की जो R15V3 सेल होती है उसमें 240 mm की डिस्क दी गई है। तो दोस्तों एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको और बता देता हूँ कि जो R15V3 इंडिया में सेल होती है इसकी करवेट 2 kg ज्यादा है एज कम्पेयर टू इट्स इंटरनेशनल मॉडल। क्योंकि दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया में बाइक सेल करने से पहले मैन्युफैक्चरर्स को बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि सारी गार्ड मैंडेटरी है यहाँ पे लगा के देना बाइक्स में। तो ये सब छोटे मोटे एसेसरीज से जो है बाइक की वेट हल्की यहाँ पे बढ़ गई है। लेकिन मैं दोस्तों मैंने आपको जो कॉस्ट कटिंग की बात बार बार यहाँ पे बोली, तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग यामाहा ने की है, उसके वजह से यहाँ पे एक फायदा है क्योंकि जो इंटरनेशनल मॉडल है उसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है लगभग यहाँ पे 30 to 35,000 रुपीज ज्यादा है। तो अब आप लोगों का क्या ओपिनियन है कि 30 to 35,000 दे के ये सब फीचर्स लेने में फायदा है कि जितने फीचर्स मिल रहे कम प्राइस में वही सब ठीक है? तो अपने ओपिनियन को जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। तो सेकंड नंबर पे थी यामाहा R15V3। अब बात करते हैं जो यहाँ पे थर्ड नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो थर्ड नंबर बाइक है इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव 125cc की बाइक है। इस बाइक का नाम है KTM Duke 125। तो KTM Duke 125 को आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इसके यूरोपियन मॉडल से। तो दोस्तों दोनों ही जो मॉडल्स हैं, इंडियन मॉडल्स और यूरोपियन मॉडल्स, इन दोनों ही की इमेज मैं आपके सामने अभी आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि आपको काफी बड़ा चेंज देखने को मिलता है इनका डिजाइन लैंग्वेज में। जो Duke 125 इंडिया में सेल होती है इसमें जो हम लोग को डिजाइन है वो पुरानी वाली Duke 200 और Duke 390 वाली मिलती है। वहीं जो बाहर के देशों में Duke 125 सेल होती है इसकी जो डिजाइन लैंग्वेज है ये Duke 390 जैसी है। अब दोस्तों KTM इंडिया ने ऐसा क्यों किया कि जो पुरानी वाली Duke 200 Duke 390 की डिजाइन है उसी को उठा के हम लोग को Duke 125 में दिया जा रहा है। अब इसके बारे में शायद आप लोगों में से बहुत कुछ जानते होंगे कि अगर KTM इंडिया Duke 390 वाली डिजाइन Duke 125 के साथ दे देती तो उसमें बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है कि Duke 390 के जो कस्टमर्स हो जाते हैं वो जरूर ऑफेंड हो जाते हैं कि आप इतनी ज्यादा प्राइस पे करके एक हाई डिस्प्लेसमेंट वाली बाइक ले रहे हो जो इतनी ज्यादा पावरफुल है और वही सेम डिजाइन अगर आपको उसके लगभग हाफ से भी कम प्राइस में मिल जाएगी तो इसके कस्टमर जरूर ऑफेंड हो जाते हैं। इसलिए कंपनी ने जो है इसको Duke 390 का जो डिजाइन है उसको 390 के साथ रहने दिया और जो पुरानी वाली Duke 200 और Duke 390 के डिजाइन है उसको 125 में हम लोगों को दे दिया। तो दोस्तों आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसके बारे में कि कंपनी को Duke 125 वाली जो डिजाइन है उसको यूरोपियन मॉडल जैसी देनी चाहिए कि यही डिजाइन ठीक है? इसके बारे में जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया दिया कि डिजाइन लैंग्वेज में तो बहुत बड़ा यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलता है। और वहीं जो एग्जॉस्ट है इंडिया में जो Duke 200 आती है उसमें हम लोग को अंडरबेली एग्जॉस्ट मिलता है। वहीं 125 Duke जो है इंटरनेशनल मॉडल इसमें साइड स्लैंग एग्जॉस्ट दिया गया है। तो एक तरह से आप लोग कह सकते हैं कि हूबहू 390 Duke वाली जो डिजाइन है वही आपको 125 Duke में मिलती है इसके इंटरनेशनल मॉडल में। तो दोस्तों ये फर्स्ट डिफरेंस है। दूसरी जो यहाँ पे डिफरेंस है वो ये है कि इंटरनेशनल मॉडल में आपको LED हेडलाइट देखने को मिलती है और वहीं इंडियन मॉडल जो है इसमें आपको हैलोजन हेडलाइट देखने को मिलती है। ऑल्दो दोस्तों ये डिफरेंस जो है ये काफी ज्यादा छोटा सा था लेकिन इसका वर्क काफी ज्यादा बड़ा है। अगर LED लाइट कंपनी यहाँ पे Duke 125 इंडियन मॉडल के साथ भी दे देती तो इसकी जो इल्यूमिनेशन है नाइट में ये काफी ज्यादा अच्छी हो जाती। तो दोस्तों ये सेकंड डिफरेंस थी। और वहीं जो थर्ड डिफरेंस है यहाँ पे आपको जो Duke 125 इंटरनेशनल मॉडल है इसमें राइड बाय वायर थ्रॉटल मिलता है और टायर्स में भी यहाँ पे आपको दूसरी कंपनीज के देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों राइड बाय वायर थ्रॉटल के बारे में आप लोगों को नहीं पता तो राइड बाय वायर थ्रॉटल के बारे में मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो जिन बाइक्स में राइड बाय वायर थ्रॉटल रहता है उनका जो इनिशियल एक्सेलरेशन होता है वो हल्का सा अच्छा रहता है क्योंकि राइड बाय वायर थ्रॉटल में कोई भी आपको वायर नहीं देखने को मिलती है जो कि थ्रॉटल और इंजन के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे आपको वायर्स की जगह सेंसर्स देखने को मिलती है जो कि थ्रॉटल और इंजन के साथ यहाँ पे लिंक रहती है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे सेंसर सिस्टम की वजह से आपको हल्का से इनिशियल रिस्पांस ज्यादा मिलता है। बहुत ज्यादा मैं यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ लेकिन वहीं यहाँ पे जो थ्रॉटल की रिस्पांस है वो भी काफी ज्यादा स्मूथ हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया कि राइड बाय वायर थ्रॉटल से आपको क्या बेनिफिट मिल जाती है। और वहीं राइड बाय वायर थ्रॉटल जो है ये प्रीमियम बाइक्स या और ऊपर लेवल की जो बाइक्स होती है यानी सुपर बाइक 600cc की बाइक्स ये सब में आपको देखने को मिल जाती है। और वहीं दोस्तों एक और डिफरेंस यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा टायर्स के बारे में। तो यहाँ पे जो टायर्स आपको देखने को मिलते हैं इंडियन मॉडल में यहाँ पे आपको MRF के टायर्स देखने को मिलते हैं और वहीं इंटरनेशनल मॉडल्स में आपको मेटजेलर के टायर देखने को मिलते हैं। और वहीं दोस्तों अगर यहाँ पे 4 डिफरेंस की बात की जाए तो वो ये है कि जो Duke 125 इंडियन मॉडल है इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी वो 10.2 लीटर्स की है और वहीं जो इंटरनेशनल मॉडल है इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 13.4 लीटर्स की है। तो दोस्तों बस यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हुई, यहाँ पे बॉडी स्ट्रक्चर जो है फ्यूल टैंक की वो भी यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलते हैं। Duke 125 जो इंटरनेशनल मॉडल है इसमें जो आपको फ्यूल टैंक है ये स्टील की देखने को मिलती है। तो दोस्तों फोर्थ नंबर मैंने आपको बताया यहाँ पे इसकी फ्यूल टैंक के बारे में। और फिफ्थ नंबर पे एक और बहुत बड़ा मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा वो है इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में, जैसा आपको अपनी स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि Duke 125 इंटरनेशनल मॉडल आती है Duke 390 के डिजाइन लैंग्वेज के साथ। तो Duke 390 का जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वही सेम इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको Duke 125 इंटरनेशनल मॉडल में भी देखने को
मिलता है। और इंडियन स्पेक ड्यूक 125 के बारे में जैसे आप लोग जानते हैं कि इसमें आपको वही पुराना सा ड्यूक 200 या ड्यूक 390 में जो आती थी वही आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलती है। फीचर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे नहीं बात करेंगे क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने बात कर रखा है। और मैं दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके लिए अभी इंटरेस्टिंग बात पता की है, वो ये है कि अगर ड्यूक 125 ये जो इंटरनेशनल मॉडल है वो अगर इंडिया में लॉन्च होती यही सब फीचर्स और यही डिजाइन लैंग्वेज के साथ, तो कम से कम जो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है वो 2,10,000 रुपीज रहती। अब आप ही लोग बताइए कि 2,10,000 रुपीज में एक 125 सीसी की बाइक आप लेते कि नहीं। इसलिए केटीएम इंडिया ने क्या किया कि ड्यूक 125 के पूरे डिजाइन लैंग्वेज को ही चेंज कर दिया और ड्यूक 200 से इंस्पायर होकर एक न्यू 125 सीसी बाइक को लॉन्च किया। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंसेस बता दी ड्यूक 125 के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो 4th नंबर पे बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 4th नंबर पे बाइक है इस लिस्ट की आखिरी बाइक होगी। इस लिस्ट में मैंने और बाइक्स को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती। और वहीं दोस्तों ये जो बाइक है करेंटली डिसकंटिन्यू हो चुकी है, ये बाइक अब आपको सेल पे नहीं मिलेगी। बहुत ज्यादा पॉपुलर बाइक थी अपनी समय की, इसलिए इस वीडियो में मैंने इस बाइक को इंक्लूड किया है। इस बाइक का नाम था होंडा CBR 250R। तो दोस्तों CBR 250R पे भी बात करने से पहले होंडा के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि होंडा भी एक जापानीज बाइक मैन्युफैक्चर कंपनी है। तो होंडा भी जो अपनी बिजनेस है उसको बहुत सारे कंट्रीज में ऑपरेट करती है। और होंडा की बाइक्स आपको इंडिया में तो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, साथ ही में आपको इंडोनेशिया, थाईलैंड ये सब जगह पे भी बाइक्स काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है होंडा की। तो जैसे दोस्तों सुजुकी और यामाहा की बाइक्स इंडोनेशियन, थाईलैंड मार्केट में सेल होती है, वैसे होंडा की भी बाइक्स काफी अच्छी सेल होती है इन दोनों ही कंट्रीज में। तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे होंडा CBR 250R इंडियन मॉडल को इंडोनेशियन मॉडल की होंडा CBR 250RR से। तो दोस्तों जो सबसे बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा इन दोनों ही मॉडल्स में वो ये है कि CBR 250R जो इंडियन मॉडल थी इसका जो आपको डिजाइन लैंग्वेज है ये बिल्कुल अलग है, और वहीं इंटरनेशनल मॉडल की जो डिजाइन लैंग्वेज है ये भी बिल्कुल अलग है। CBR 250R जो इसमें सिर्फ आपको सिंगल पीस हेडलाइट देखने को मिलती है, और वहीं जो इसके इंटरनेशनल मॉडल है इसमें आपको ट्विन स्प्लिट हेडलाइट सिस्टम देखने को मिलती है। और वही दोस्तों अगर एग्जॉस्ट सिस्टम की ओर भी अगर आप देखेंगे तो CBR 250RR जो इंटरनेशनल मॉडल है इसमें आपको डबल बैरल एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, और वही जो CBR 250R इंडिया में सेल होती थी इसमें आपको सिर्फ सिंगल सिस्टम यूनिट मिलता था एग्जॉस्ट सिस्टम के लिए। तो दोस्तों ये सब डिजाइन लैंग्वेज और हार्डवेयर कंपोनेंट्स में आपको चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और वो जो सबसे बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा इन दोनों ही बाइक्स के साथ वो यहाँ पे इंजन में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे इंजन से मेरा मतलब ये है कि जो इंडिया में CBR 250R सेल होती थी इसमें आपको सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता था। और वही दोस्तों जो CBR 250RR है यानी जो इसके इंटरनेशनल मॉडल है उसमें आपको 8 वेल पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, ये भी एक लिक्विड कूल्ड इंजन है। तो दोस्तों इन दोनों ही बाइक्स के इंजन सेटअप में बहुत ही मेजर चेंज आपको देखने को मिलता है। जो CBR 250RR है पैरेलल ट्विन इंजन के साथ आती है तो इसकी टॉप स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी होगी एज अकॉर्डिंग टू मी। वहीं दोस्तों अगर अगली डिफरेंस की बात की जाए तो अगली डिफरेंस आपको देखने को मिलेगी इन दोनों बाइक्स के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में। जो कि CBR 250RR है इसकी इंस्ट्रूमेंट कंसोल काफ़ी अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको विजिबिलिटी अच्छी आ जाती है। और वहीं अगर इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल को CBR 250R से कंपेयर किया जाए जो कि हमारे यहाँ इंडिया में सेल होती थी तो उसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको उतना अच्छा फीचर्स नहीं देखने को मिलता था। और वही दोस्तों जो एक और डिफरेंस है वो यहाँ पे ये है कि जो CBR 250R इंडिया में सेल होती थी इसमें कोई भी आपको राइडिंग मोड्स नहीं मिलते थे। इन जो CBR 250RR इंटरनेशनल मार्केट में सेल होती है इसमें आपको 3 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, कंफर्ट मिल जाता है, स्पोर्ट मिल जाता है और स्पोर्ट प्लस देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये सब कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं इन दोनों ही मॉडल्स के बीच में। ऑल्दो ये जो बाइक है इसके इंडिया में चांसेस है आने के, लेकिन कब आएगी इस पर अभी तक से होंडा ने क्लियरली अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो जैसे इस बाइक के बारे में मेरे को कोई भी न्यूज़ मिलते सबसे पहले मैं आपको अपने इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हो तो इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई, वहां से आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों यही कुछ 4 बाइक्स थे इस लिस्ट में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वो कुछ कहना तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपके वीडियो देखने के लिए थैंक यू।